नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज इन 24 में। तो वन लाइनर सीरीज के इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के ऊपर 2 पार्ट बनाए गए हैं। तो ये पहला पार्ट है। मैं इस पार्ट के बाद एक और पार्ट लेकर आएंगे। तो 2 पार्ट के अंतर्गत हम संपूर्ण गुप्त साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं गुप्त साम्राज्य में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की वन लाइनर सीरीज का वीडियो। पहला पॉइंट हमारा कि गुप्त काल के स्रोत, यानी कि वे कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें ये मालूम होता है गुप्त काल में क्या क्या हुआ। गुप्त काल किस से किस पीरियड के बीच रहा। तो कुछ अभिलेख हैं, स्थल हैं, काव्य रचनाएँ हैं, दरबारी कवि हैं और विदेशी यात्री। ये भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिसके द्वारा हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वह श्रीगुप्त के द्वारा की गई और इनका जो कब तक रही है तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक है। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था। तो गुप्त शासकों का जो राज्य चिन्ह था वह गरुड़ था। गुप्त काल की राज्य भाषा क्या थी। तो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वह थी संस्कृत। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। जो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए गए उनको रुपयक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता, रुपयक्का। और गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था। तो गुप्त काल जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जहाँ से व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता वह उज्जैन था। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों द्वारा चलाई गई। तो इतिहास के जो गुप्त काल के समय तक या फिर अब इतिहास में जो देखेंगे जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मुद्राएं किस शासकों द्वारा चलाई गई। तो ये गुप्त शासकों द्वारा ही चलाई गई थी। गुप्त काल में कर की दर क्या थी, यानी कि जो कर लिया जाता था उसकी दर क्या थी। तो 1/6 था, यानी कि उपज का 6वां भाग लिया जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा जाता। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। नेक्स्ट है श्रीगुप्त द्वारा मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया। तो श्रीगुप्त द्वारा जो मंदिर का निर्माण करवाया गया तो वह मगध में करवाया गया। श्रीगुप्त द्वारा कौन सी उपाधि धारण की। तो श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी अपने शासनकाल के दौरान वह महाराज की उपाधि थी। श्रीगुप्त ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो श्रीगुप्त ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी गद्दी पर बिठाया। तो घटोत्कच के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसने चंद्रगुप्त प्रथम को बिठाया। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो हमने अभी देखा कि गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी वह किसने रखी, श्रीगुप्त ने। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता जो 319 से 335 ईस्वी के बीच रहे। भाई चंद्रगुप्त द्वारा किस संबंध की स्थापना की गई। तो चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त संबंध की स्थापना की गई है। गुप्त संबंध की शुरुआत की गई थी। गुप्त संबंध की स्थापना किस बात हुई। तो जिस वर्ष चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक के रूप में उभरे उसी वर्ष 319 ईस्वी में गुप्त संबंध की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराज धीराज की उपाधि धारण की गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विवाह किससे किया तो कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। 335 से 380 ईस्वी में शासन किया। समुद्रगुप्त कौन था। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो समुद्रगुप्त की उपाधि भी महाक्रमांक, अश्वमेधता और न्याय पराक्रम की उपाधियां धारण की गईं। समुद्रगुप्त को कौन सी संज्ञा दी गई। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा की गई। तो जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, विसेंट स्मिथ ने
कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों में बीड़ा वादक के रूप में किस शासक को प्रस्तुत हुआ? मतलब कि जो गुप्तकालीन में सिक्के थे उसमें सिक्कों के ऊपर जो आकृति थी उसमें बीड़ा वादक के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया? तो ये समुद्रगुप्त को किया गया। कविराज की संज्ञा किस गुप्त शासक को दी जाती है? तो कविराज की जो संज्ञा थी वह समुद्रगुप्त को दी जाती है। गुप्त काल में निर्मित सिरपुर लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया? तो गुप्त काल में एक मंदिर है महत्वपूर्ण, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण मतलब किस से बना था, यानी कौन, ये पत्थर से या ईंटों से? तो ये बना था ईंटों से। कुमारगुप्त के द्वारा किस आकृति की मुद्राएं चलाई गई? जब कुमारगुप्त शासन में आए तो उन्होंने जो मुद्राएं थी उन पर कौन सी आकृति की थी? तो वह मयूर आकृति वाली मुद्राओं को चलाया। प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ? तो प्रभावती गुप्त का विवाह जो हुआ रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। शकों को किसने पराजित किया? तो शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के जारी किए गए? तो जब शकों को पराजित किया तो उनके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उज्जैन को राजधानी बनाया गया था। किसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर था? मतलब कि किसके शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष शिखर पर था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, नौ रत्नों का वर्णन किसके शासनकाल में किया जाता है? जब 9 रत्न थे महत्वपूर्ण दरबार में तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण जो 9 रत्नों में से उनकी चर्चा कर लेते हैं। कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, धन्वंतरी और अमर सिंह, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में सती होने का प्रथम प्रमाण जो है किस ईस्वी में मिलता है? तो यानी जो सती होने की प्रथा है हमें गुप्त काल से मालूम चलती है और इसके जो प्रथम प्रमाण है वह 510 ईस्वी में प्राप्त होते हैं। किस अभिलेख में सती होने के प्रमाण मिलते हैं? यानी कि जो सती होने के प्रमाण है किस अभिलेख के द्वारा पता चलता है? तो ये चलते हैं भानुगुप्त के अरुण अभिलेख। किससे चलता है हमें? ये अरुण नहीं है, गलत हो गया, इसको देख लेना एक बार। भानुगुप्त के अभिलेखों से पता चलता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए? तो चीनी यात्री है वह किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गुप्त काल के अंतिम प्रतापी शासक कौन थे? तो गुप्त काल के जो अंतिम प्रतापी शासक थे वह थे स्कंदगुप्त। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण काल क्या था? मतलब कि कौन से काल में दशावतार मंदिर बनाया गया? तो ये बनाया था गुप्त काल में। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। महरौली लोह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जो दिल्ली में महरौली में लोह स्तंभ है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं कि महरौली लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो महरौली लोह स्तंभ का निर्माण है वह 4th सदी में हुआ था। तो दोस्तों ये हमने पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, आपको सारे जो प्रश्न उत्तर हैं याद हो जाएंगे। और हम जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।